हे एवरीवन, व्हाट्सअप। होप सो सब बढ़िया। सो आज हम डिसीज़ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो डिसीज़ कंडीशन है वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होती क्या है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है ना इन सब टॉपिक्स में, इजी टॉपिक है, मज़े मज़े से कर देंगे, ठीक है। और हाँ, ध्यान से अगर कोई देख रहा है इसको ना, ध्यान से देख लेना। अगर अगले कल तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होंगे ना, उनमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे लेक्चर तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होती क्या है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में बेसिकली क्या होता है, या तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम परफोरेट हो जाते हैं या तो रप्चर हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टेम्परेरी एयर लॉस हो जाता है और ओकेशनली डिस्चार्ज वगैरह होते हैं कान से, ठीक है। आई बात है समझ में। चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अगर देखो ये छोटी जैसी डेफिनेशन है ना, इसमें आप ये सब चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन इज द रप्चर ऑफ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड एयर ड्रम विच में कॉज टेम्परेरी एयर लॉस और ओकेशनली डिस्चार्ज। ओके, चलो इटियोलॉजिकल फैक्टर की तरफ चलते हैं। अगर हमारे कान में इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होने के डर होता है। अगर कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमा में फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कान की वैक्स रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और हम एम ही करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं विदाउट मतलब कि किसी भी ऐसे जैसे दिल कर रहा है वैसे हम कान से वैक्स रिमूव कर रहे हैं। आपको होता है ना, जैसे कई बार कान में बड़ी फुलनेस जैसी लगती है, हम सोचते हैं कि हाँ भाई हम रिमूव ही कर रखे, जो भी हैं जो भी मिलता है वो कान में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो एयर ड्रम होता है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और परफोरेशन हो सकती है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्टेराइल नहीं होते, उनमें जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स होते हैं वो होते ही होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्कल में। स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो वो प्रेशर बिल्डअप, अगर स्कल में फ्रैक्चर हुआ है तो हमारा जो एयर होगा वो उसमें प्रेशर बिल्डअप करेगा, ठीक है। फिर बैरोटोमा में क्या होता है, इंजरी होती है। बेसिकली हमारी बॉडी में इंजरी होती है ड्यू टू द चेंज इन वाटर और एयर प्रेशर। फिर अगर हमारी फॉरेन बॉडी हमारे कान में एंटर कर रही हैं तो वो पुशअप होंगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, आगे जाएंगी हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। उससे भी क्या होगा, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारी मम्मी ने अगर तुम्हें खींच के थप्पड़ मारा है ना कान पे, या तुमने लड़ाई करते करते थप्पड़ खाए हुए हैं कान पे, तो उससे भी तुम्हारा जो एयर ड्रम होगा वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और परफोरेशन के भी। इसके अलावा तुम अगर हेडफोन लगा के बहुत लाउड म्यूज़िक सुन रहे हो, उसकी वजह से भी जो हमारा एयर ड्रम होता है वो रैप्चर होने के डर रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि म्यूज़िक हमेशा जब ईयरफोन का यूज़ करो तो बहुत लो वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनना चाहिए, ओके। और अगर आप किसी नॉइज़ी जैसी एरिया में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, वहाँ तभी भी आपको जो आपका एयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब इटियोलॉजी पढ़ ले, उसकी पैथोफिजियोलॉजी करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा या ट्रोमा होगा। देखो दो चीज़ों की वजह से हो रही है ना ये, या तो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या तो ट्रॉमा हो रहा है उसकी वजह से हो रही है। वो होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मिडल लेयर है उसमें जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ वो प्रेशर जो हमारा एयर ड्रम होगा उसके अगेंस्ट बिल्डअप होगा, और जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो और इंक्रीज़ होगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो एयर ड्रम होगा वो परफोरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो गया, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, थप्पड़ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया है, तो जो हमारे इनर ईयर्स और ऑसिकल्स हैं ना वो भी उनमें भी इंजरी होने का डर रहता ही रहता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, ओटलीट्रिया। ओटलीट्रिया बेसिकली डिफाइन करते हैं। ओटलीट्रिया क्या होता है, पेन इन ईयर, ठीक है, हमारे कान में दर्द होगी। आई बात समझ में। अब ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा, ऐसे भरा भरा जैसे लगेगा,
हमें सुनाई नहीं देगा, या तो पार्शली या तो कम्प्लीटली हम अपना जो एयर लॉस है, वो एयर है जो हमारे सुनना होगा वो कम हो जाएगा, या तो हमें सुनाई नहीं देगा हमें। फिर हमें क्या होगा, टिनिटस होगा। टिनिटस पता है क्या होता है? टिनिटस में क्या होता है कि जैसे हमें विदाउट किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें साउंड आ रही है पर वो एक्सटर्नली नहीं आ रही, इंटरनली आ रही है। जैसे बुजिंग जैसे साउंड आ गया, ठीक है, वैसे साउंड आती है, बाहर से नहीं आती, हमें कान के अंदर जैसे ही होती है। ऐसे बोलते हैं ना हम, किसी ऐसे जैसे ऐसे कुछ ऐसे बुजिंग जैसे साउंड आ रहा है, ऐसे शार्प जैसा साउंड आ रहा है, वैसा साउंड आ गई, ड्रेनेज होएगी, डिजीनेस होएगी। अब टाइप की तरफ चलते हैं इसके। तो बेसिकली जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है वो तीन टाइप की होती है, मार्जिनल, सेंट्रल और एटिक। मार्जिनल में क्या होता है, इसको मैं आपको ये यहाँ पे मेरे पास फिगर थी ना, यहाँ से समझाती हूँ। मार्जिन में क्या होगा, ये जो मार्जिनल वाली पोजीशन है ना, यहाँ पे परफोरेशन होगी सेंट्रल में, जो सेंट्रल पार्ट बना हुआ है ना, ऐसे करके जो बना हुआ है ऐसे करके, इसके जो सेंटर यहाँ पे परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है, सेंट्रली यहाँ पे या तो ये रैप्चर हो जाएगा या तो यहाँ पे परफोरेशन हो जाएगी। अब एटिक परफोरेशन में क्या होता है, सुपीरियर परफोरेशन होती है। जैसे ये है ना ऊपर वाली लेयर है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, तो इसके ऊपर यहाँ पे करके परफोरेशन हो जाएगी, सुपीरियर परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। ये होगी, सॉरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कहाँ जा रही हूँ मैं, हाँ ये देखो, मार्जिनल परफोरेशन जैसे मैंने आपको बताया, परफोरेशन का होगी मार्जिन पे होगी एयर ड्रम्प की। सेंट्रल परफोरेशन सेंट्रल पार्ट में होगी एयर ड्रम्प की, और एटिक परफोरेशन सुपीरियर पार्ट में होगी, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक मेजर सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ओटोस्कोपी करेंगे। ओटोस्कोपी में एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका यूज़ करके हम एयर को चेक करते हैं अंदर से, ठीक है, कि कितना डैमेज हुआ है, इन्फेक्शन और परफोरेशन कहाँ तक हुई है। फिर ऑडियोमेट्री करते हैं। ऑडियोमेट्री में हम बेसिकली चेक करते हैं कि इंसान की एयरिंग एबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है जो एक नॉर्मल पर्सन है, अगर इन हर्ट्स की बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन की जो एयरिंग एबिलिटी है वो होती है 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। पर अगर हम डेसिबल्स की बात करें तो अगर हम 140 to 180 से ज़्यादा डेसिबल से ज़्यादा एयर साउंड सुन लेते हैं ना, तो हमारे जो कान है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। मैं परमानेंटली सुनना बंद कर देता है अगर हम इससे ज़्यादा साउंड सुन लेंगे डेसिबल्स में, ठीक है। अब टिम्पैनोमेट्री में भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा मिडल लेयर है ना, उसमें इन्फेक्शन चेक करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा एयर ड्रम है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट में। अब मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होगा, मैनेजमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं करते इस मेडिकल मैनेजमेंट में। आपको पता है ये जो हमारा जो कान होता है वो, मतलब कि अगर हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हुई है तो वो 2 से 3 महीनों में खुद ही हील हो जाती है, ठीक है, खुद ही ठीक हो जाएगी वो 2 से 3 मंथ में। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, हाँ अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। अगर पेन हो रही है तो एनाल्जेसिक दे देंगे सो दैट कि पेन रिड्यूस हो जाए। अगर डिस्कम्फर्ट जैसा फील हो रहा है तो हम वार्मथ कंप्रेशन देंगे, वार्म एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे सो दैट कि उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। अब हम जो हमारी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, उसको भी हम अल्कोहल वगैरह से क्लीन कर सकते हैं, एसेप्टिक क्लीनिंग कर सकते हैं। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे। आपको पता है अगर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन हमारे कान में हो जाएगा, ठीक है। नेज़ल ब्लो को प्रोहिबिट करेंगे, ईयर ड्रॉप्स को प्रोहिबिट करेंगे। फिर क्या होगा, हम जो पानी होगा ना, पानी को डायरेक्ट कान में नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर अगर 3 मंथ में ठीक नहीं हो तो उसके बाद सर्जिकली उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगर 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया, पर उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। अब सर्जिकली भी 2 टाइप की सर्जरी होती है, मैरिंजोप्लास्टी और टिम्पैनोप्लास्टी। अब मैरिंजोप्लास्टी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर स्मॉल मतलब कि अगर थोड़ा रैप्चर हुआ है, अगर इन्फेक्शन थोड़ा है, परफोरेशन थोड़ी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैरिंजोप्लास्टी कर देंगे। इसमें क्या होता है, क्लोज कर देते हैं जो परफोरेटेड एरिया है या रप्चर एरिया उसको, ठीक है।
आई बात समझ में। अब टिम्पैनोप्लास्टी में क्या होता है, अगर लार्ज लेवल पे हुआ है, जैसे सेंट्रल परफोरेशन हुई है, मार्जिनल परफोरेशन हुई है, तो उन सब केसों में हम क्या करते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी कर देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे हाँ टेम्पोरलिस फैसिका है, ठीक है, वहाँ से टिश्यू लेंगे और उनको जो हमारी परफोरेटेड और हीलिंग एरिया होगा ना, वहाँ पे प्लेस कर देंगे, उसे ठीक कर देंगे। आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ऑस्किलोप्लास्टी, वही ऑस्क्यूलर रिकंडक्शन ऑफ ऑसिकल इज इन्वॉल्व। इसमें अगर हाँ वो ऑसिकल्स वगैरह में इंजरी होगी तो उसको ठीक करने में इसका यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। अब चलते हैं, ये देखो, ये इन्होंने बताई है टिम्पैनोप्लास्टी की इमेजेस। जैसे मैं बता रही थी ना कि हाँ भाई वो टिश्यूज़ वगैरह लेते हैं ग्राफ्ट जैसे, हाँ, और वो प्लेस कर देते हैं, तो वही किया हुआ है। ये देखो, ये देखो, यहाँ से टिश्यूज़ लिए हुए हैं, टिम्पोरलिस फैसिका से, और यहाँ पे प्लेस कर दिए हुए हैं सो दैट कि वो ठीक हो जाए। अब क्लासिफिकेशन क्यों हुई है टिम्पैनोप्लास्टी की, ये इतना का ज़रूरी नहीं है, इसको रहने दो भले। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सर्जरी से, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकती है, ठीक है। फिर क्या होगा, वही टिनिटस हो सकता है, मतलब कि हमें टेस्ट नहीं आएगा कुछ वीक्स तक, डिजीनेस होगी, फिर पार्शियल और थोड़े टाइम के लिए या परमानेंटली जो हमें सुनना होगा वो बंद कर जाएगा अगर सर्जरी ढंग से नहीं हुई है तो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसके बाद हम केयर क्या देंगे पेशेंट को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने कान को ड्राई रखेंगे, जब नहाएंगे या शावर लेंगे, ठीक है, उस टाइम में हम अपने कान को कवर कर लेंगे। फिर जो हमारा कान होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉटन वॉल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर थोड़े टाइम के लिए हम कुछ भी हैवी वेट नहीं उठाएंगे। आई बात समझ में। अब और मतलब कि अगर हम छींकेंगे तो माउथ खुला रख के, मुंह खोल के छींकेंगे, स्नीजिंग करेंगे, कुछ भी है तो मुंह खुला करके करनी है। कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल ऐसी चीज़ें, अगर एक बार आप इन स्लाइड्स को भी थोरो करोगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो होप सो इसी के साथ आज का टॉपिक हुआ ख़त्म, दी एंड। आज हमने 12 मिनट में एक पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है जी। तो इसी के साथ होप सो कि आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आप और भी स्टडी रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड कंटेंट या बायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैं नर्सिंग और जो हमारा बायोलॉजी का कंटेंट होगा उसी को अपलोड करूँगी थोड़ी टाइम के लिए। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं जी। सो थैंक यू सो मच।